नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज हमारा डे 13 है। 1 अक्टूबर से हमने ये डिस्कशन यहां पर स्टार्ट किया था और आज 13वां दिन है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर में रहने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उन सब चीजों को हम यहाँ पर कवर करते हैं जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और अपने आप में भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये 13 दिन में मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए, करीब 130 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मैंने आपको बहुत सारी प्रोवाइड करी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। पहला बात हो रहा है कि दे आर डिजाइन टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर सुटेबल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो किसके बारे में समझनी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जो है वो यहां पर समझना है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट यहां पर है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दे आर डिजाइन टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसमें क्या है कि मतलब आपको ये इस तरीके से यहां पर डिजाइन किया गया है कि जो भी स्मॉल सम्स ऑफ मनी है, ठीक है, उनको सब चीजों को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, है ना। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर वगैरह जो हैं वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो कैश फ्लो होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह होगा, जिसने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है उसको यहाँ पर ये प्रॉफिट वगैरह जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको दे दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को देखेंगे तो ये किसकी तरह यहाँ पर काम करेगा, ये म्यूचुअल फंड की तरह जो है वो यहाँ पर काम करता है। ठीक है, मतलब जो म्यूचुअल फंड होता है जैसे उसमें यहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करिए, ठीक है, फिर जो प्रॉफिट होगा वो आपको दिया जाएगा, तो उस तरीके से ये काम करेगा। तो छोटा छोटा जो अमाउंट होता है उसको यहाँ पर इकट्ठा करने की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कि इसको रेगुलेट करेगा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसको जो यहां पर रेगुलेट करने का काम है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास यहाँ पर है। ठीक है, तो सेबी जो है इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर ट्रस्ट है इसको यहाँ पर रेगुलेट करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो गया। अब उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है, इसमें जो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हाई नेट जो यहां पर वर्थ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उनके लिए यहां पर क्या है कि ये सुटेबल है। इसका रीजन यहां पर क्या है कि जो यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सकती है, ठीक है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो कितने का कर सकते हो, वो 10 लाख रुपए का कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जिसके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, वो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 10 लाख जिसके पास है वो सर्वसाधारण लोगों के पास तो होता नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास हाई नेटवर्थ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, केवल वही लोग जो है वो इसमें यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सुटेबल है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो दूसरा गलत हो गया, तो पहला और तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द ई श्रम पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको ई श्रम जो पोर्टल अभी यहां पर लॉन्च किया गया था उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड वर्कर विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड कंटेनिंग अ 12 डिजिट यूनिक नंबर। ठीक है, तो जो भी यहां पर रजिस्टर करेंगे, यहां पर जो भी यहां पर आपके वर्कर हैं, तो उनको एक ई श्रम कार्ड यहां पर दिया जाएगा जिसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर है जो आपको देखने को मिलेगा। All registered unorganized worker will be provided accidental insurance coverage through प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर अ ईयर। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको जो है वो यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसके तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 साल के लिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2।
तो अभी यहाँ पर जो ये ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया गया है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं और इसमें टारगेट ये किया जा रहा है कि करीब 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज यहाँ पर वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन वाले जो लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कफोर्स हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, ये सब लोग जो हैं इसके तहत रजिस्टर अपने आप को कर पाएंगे। इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाएंगे उसको एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो एक्सीडेंटल यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे अगर हम एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्लस जो भी यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आप यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें 2 लाख रुपए का जो यहाँ पर बीमा है ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उसमें यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का जो यहाँ पर बीमा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल है इसमें जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसके बाद गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ी सी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। तो सी जो है इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जनधन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात यहां पर हो रही है और उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है, इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरी बात, इट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ मनी इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन। तीसरा दिया हुआ है कि देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिव अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि इसमें हमको क्या करना है कि बैंक में अकाउंट वगैरह खुलवाने हैं, ताकि यहां पर क्या होगा कि एक नेशनल मिशन जो है वो यहां पर स्टार्ट किया गया है ताकि जो आर्थिक रूप से लोग हैं उनका समावेश यहां पर किया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन यहां पर किया जा सके, ताकि जो अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको लोग यहां पर जो है वो यहां पर यूज कर सकें। ठीक है, अब जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग हो गया, सेविंग्स हो गए, डिपॉजिट अकाउंट हो गया, है ना, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, पेंशन वगैरह हो गया, ये सब चीजें अफोर्डेबल मैनर में लोगों तक यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, इसलिए यहाँ पर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो अभी तक एक्सक्लूडेड सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे वीकर सेक्शन हो गए, है ना, या जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं उनको अफोर्डेबल कास्ट पर जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करने को आनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को वो यहाँ पर एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिसका भी यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर देखने को मिलेंगे जनधन में, तो यहाँ पर क्या है कि वो मनी जो है वो 10,000 रुपए तक यहाँ पर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और ये एक शॉर्ट टर्म लोन होगा। और उसके बाद पहले जो यहाँ पर था आप ये कह सकते हैं कि पहले जो अमाउंट था अर्लियर जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब जो अमाउंट यहाँ पर अभी के टाइम पीरियड पर है, ठीक है, जितना आप विड्रॉ कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और पहले जो ये लिमिट थी वो कितनी थी, पहले 5,000 रुपए की लिमिट थी जिसको सरकार ने अब यहाँ पर डबल कर दिया है। तो इतना अमाउंट जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो और एक तरीके का जो है ये शॉर्ट टर्म लोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि अगस्त 2015 में देखें तो टोटल जो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर्स देखने को मिलेंगे उनका नंबर जो था करीब वो 17.9 करोड़ यहाँ पर अकाउंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगस्त 2021 के बारे में बात करें तो आज के टाइम पीरियड पर जो है ये करीब 43.04 करोड़ जो है अकाउंट होल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए थे और इनके बेसिस पे जो है वो आपसे ये पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये
14 में जो है ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, है ना। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। और अभी याद रखिएगा, इसको जो है 28 अगस्त को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इसका मतलब है कि इसको जो है 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं और वो कौन सी रिवर के ऊपर बने हैं, इसके ऊपर ये जानकारी आपको दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो टेहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, तपोवन विष्णुगढ़ जो है ये अलकनंदा रिवर के ऊपर है, और विष्णुगढ़ जो पीपला कोटी है ये आपको धौलीगंगा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहां पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको करेक्टली मैच यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला तो आपको पता है कि टेहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर के ऊपर है और ये भारत का जो है वो हाईएस्ट जो है वो डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो तपोवन विष्णुगढ़ है ना, ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि तपोवन विष्णुगढ़ जो है ये आपको धौलीगंगा के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसके ऊपर है, ये धौलीगंगा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो विष्णुगढ़ पीपला कोटी है ये भी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ये आपको अलकनंदा जो रिवर है उसके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अलकनंदा रिवर के ऊपर है। तो दूसरा और तीसरा जो है ये करेक्टली मैच्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो केवल पहला वाला जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ मैं आपको और यहां पर नाम याद करवा देता हूं। जैसे आपसे ना एक ये भी पूछा जा सकता है सिंगोली, ठीक है, भटवारी। तो श्रृंगोली भटवारी जो है एक ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये मंदाकिनी रिवर के ऊपर है, ठीक है। मंदाकिनी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फटा भुजंग, ठीक है, फटा भुयंग, ये भी कौन सी किसके ऊपर है, ये भी आपको मंदाकिनी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कालीगंगा है, वो तो कालीगंगा रिवर के ऊपर ही है। सो टेहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर के ऊपर, तपोवन विष्णुगढ़ जो है ये आपको धौलीगंगा के ऊपर, विष्णुगढ़ पीपला कोटी जो है ये आपको अलकनंदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर दिए गए हैं। पहला जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी इन 1989, है ना। पहले इसमें केवल एक ही मेंबर होते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो यहां पर बना दिया गया 1989 में। इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये बात यहां पर आपको बताई जा रही है। तीसरा दिया हुआ है कि द स्वीप इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द ईसीआई फॉर वोटर एजुकेशन, ठीक है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये आपको पार्ट 15 में देखने को मिलेगा। अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का जो यहाँ पर आर्टिकल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का और जो भी स्टेट असेंबली यहाँ पर होती हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें पहले जो था ये आप देख सकते हैं कि एक मेंबर की बॉडी थी, लेकिन 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। आज के टाइम पीरियड पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका नाम है सुशील चंद्र। इलेक्शन कमीशन में अगर आप देखेंगे जो हमारे कमिश्नर हैं वो 2 हैं, एक है अनूप चंद्र पांडे और एक है राजीव कुमार जी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात कर लीजिए, या फिर यूपीएससी चेयरमैन के बारे में बात कर लीजिए। इन सब लोगों का जो टेन्योर है वो कितना है, या तो वो 6 साल है या तो 65 ईयर की जो एज है वहां तक, ठीक है। जो भी यहाँ पर अर्लियर होगा तब तक यहाँ पर उस पर्टिकुलर कुर्सी पर जो है ये आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ये जो स्वीप इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये इसका जो है ये फुल फॉर्म है। और ये किसका है भाई, ये जो है ये आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखने को मिलेगा, ठीक है।
और ये वोटर की एजुकेशन के लिए है, और इसको 2009 में जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि इट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इनको यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है वो रजिस्टर यहाँ पर किया जाता है। और इट इज मैंडेटेड टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं आर गवर्न ओनली बाय द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1979। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि कई जगह पर क्या है कि बैंक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहां पर आपको जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलेंगे। और ये जो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो कहां पर प्रोवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर अनसर्व्ड या अनबैंक्ड रीजन होते हैं। ठीक है, अनसर्व्ड और अनबैंक्ड रीजन में जो है ये अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है वो कंपनीज एक्ट के तहत 2013 के तहत यहाँ पर किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इसमें एक कंडीशन यहाँ पर ये भी बोली गई है कि 25%, ठीक है, जो भी इनके बैंकिंग आउटलेट्स होंगे, ठीक है, जो भी इनके बैंकिंग आउटलेट्स हैं 25%, मतलब अगर मान लीजिए कि 100 इनके बैंकिंग आउटलेट है तो उसमें से जो 25% आपके मतलब कि 25 जो बैंक के आउटलेट्स यहाँ पर होंगे वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में आपको खोलने हैं। ठीक है, मतलब इनका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि भाई जो अनबैंक्ड रूरल एरियाज हैं वहां पर अपनी सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड करो। ये कंडीशन यहाँ पर इनको दी गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें जो भी यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी यहाँ पर 75% जो भी आपकी क्रेडिट होगा, जो लोन वगैरह आप प्रोवाइड करोगे, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी वाला हो गया आपका। ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, फिर उसके बाद जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना है ना, एजुकेशन, हाउसिंग, इस तरीके के जो लोन वगैरह होते हैं 75% जो लोन वगैरह होता है वो आपको इस फील्ड में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात बताई जा रही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आर गवर्न ओनली बाई। अब देखो ये ओनली वाला जो टर्म होता है ना ये खतरनाक होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि ओनली बाय द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो आरबीआई एक्ट है, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत भी यहाँ पर आपको इसको गवर्न करते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई एक्ट हो गया, है ना, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है जिसको हम फेमा कहते हैं, FEMA, है ना, 1999, इस एक्ट के तहत भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट हो गया। तो काफी सारे एक्ट होते हैं, केवल यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको गवर्न नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्ट नाइल वायरस। तो वेस्ट नाइल वायरस से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात बताई जा रही है कि इट इज नॉट कंसीडर्ड पैथोजेनिक फॉर बर्ड्स। ठीक है, पैथोजेनिक मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स यहाँ पर एक से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट कंसीडर्ड पैथोजेनिक फॉर बर्ड्स। द डिसीज कॉज्ड बाय द WNV इज स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, है ना, मतलब वेस्ट नाइल वायरस जो है वो मॉस्किटो से यहाँ पर फैलता है और वेस्ट नाइल वायरस कैन लीड टू अ फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज इन ह्यूमन। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन वगैरह से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लावी वायरस का जीनस है वहां से ये बिलोंग करता है
है ना। जो जापान वाला एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, इंसेफेलाइटिस वाला, तो फ्लावीवायरस जो जीनस है उससे उसी की फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करता है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो अफ्रीका वाला रीजन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। यूरोप वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट में भी, है ना। और एशिया में अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका ये जो वेस्ट नाइल वायरस है, इसकी जो शुरुआत हुई वो 1937 में यहाँ पर हुई। कहां पर? युगांडा में। तो युगांडा से जो है वो इसकी शुरुआत आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब बर्ड्स में भी इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था 1953 में, है ना। तो 1953 में जो है इसको बर्ड्स में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि WNV वॉज नॉट कंसिडर्ड पैथोजेनिक फॉर बर्ड्स, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1953 में जो है आप ये कह सकते हैं कि इट वॉज आइडेंटिफाइड इन बर्ड्स। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पहले जो है इसको कंसीडर किया जाता था कि ये पैथोजेनिक नहीं है, मतलब बर्ड्स में एक बर्ड से दूसरी बर्ड पर नहीं फैल सकती है। लेकिन बाद में ये चीज जो है वो यहाँ पर माने जाने लग गई कि भाई नहीं, ये बर्ड में भी यहाँ पर एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैल सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड यहाँ पर मॉस्किटोज होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जीका वायरस होता है, डेंगू वायरस होता है, उसी तरीके से ये रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, मस्तिष्क से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको देखने को मिलती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम is a central sponsored scheme. Under the NMEO-OP scheme, oil palm farmer will be provided financial assistance and will get remuneration under a price and viability formula. ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें बात हो रही है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम यहाँ पर जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, मतलब सेंटर इसमें स्टेट की मदद करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। और इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एडिशनल, इसमें जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या रखा गया है, एडिशनल 6.5, ठीक है, लाख हेक्टेयर, ठीक है, एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है, जो है वो हमको क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं फॉर पाम ऑयल, ठीक है। पाम ऑयल जो है उसके लिए प्रोड्यूस करने कब तक, 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है, हमको प्रोड्यूस करने ताकि पाम ऑयल वगैरह की जो खेती है वो यहां पर की जा सके, ठीक है, पाम ऑयल के ऊपर हम फोकस कर सकें। और दूसरी बात यहां पर ये है, ठीक है, इसमें ये चीज हमको यहां पर करना है, 6.5 लाख जो है वो यहां पर करना है। और उसके बाद यहां पर क्या होगा कि अगर हम टोटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो टोटल यहां पर एरिया हो जाएगा, अगर हम पाम ऑयल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तो 2025-26 और 2029-30, तो 2025-26 के बाद जो हमारा टोटल एरिया यहाँ पर हो जाएगा वो करीब यहाँ पर 10 लाख हेक्टेयर का हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख हेक्टेयर का। 2029-30 तक अगर हम देखेंगे तो ये 16.7 लाख हेक्टेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप का जो मैकेनिज्म है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा और जो रिम्यूनरेशन, जो वायबिलिटी फॉर्मूला होता है उसके ऊपर भी ये चीज यहाँ पर आपको काम करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका दूसरा भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि Consider the following statements. Under Article 19(1)(d) of the Indian Constitution entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. The free movement of people can be restricted to the protected the interest of the general public and the protection of interest of any scheduled tribe. तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 19(1)(d) है भारत के संविधान का, ये इंटाइटल करता है कि सभी नागरिक जो है वो किसी भी टेरिटरी में आसानी से आ जा सकते हैं, मतलब फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पहला जो है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को सही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि ये सिटीजन्स को अवेलेबल है, जो हमारे नागरिक होते हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल है ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उनके लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फॉरेनर्स के लिए, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और लीगल पर्सन, ठीक है, जैसे लीगल पर्सन वगैरह होते हैं, जैसे कंपनीज हो गया, कॉर्पोरेशन वगैरह, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, और वो इसी देश के हैं, तो वो लोग यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन फॉरेनर्स या लीगल पर्सन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशन वगैरह होगा, उनको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट है जनरल पब्लिक का, या फिर जो प्रोटेक्शन होते हैं शेड्यूल ट्राइब वगैरह के, है ना, उनके जो इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन है, इसके लिए यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जा सकती हैं, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि, है ना, जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में देखोगे तो वहां पर काफी सारी इनर लाइन परमिट वगैरह जो होता है वो आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिया गया है, ही इज नोन एज अ पायनियर ऑफ द एकेडमिक मूवमेंट फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मतलब जो अलग अलग तरीके के फेथ होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इनको जो है एकेडमिक मूवमेंट का जो है वो पायनियर यहां पर माना जाता है। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड मजमा उल बहरीन एंड सिरे अकबर। ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, ठीक है। अब इसको ही अगर आपको ये याद होगा, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि भाई किसने यहाँ पर क्या है कि जो उपनिषद है उनको संस्कृत से यहाँ पर पर्शियन में जो है वो यहाँ पर ट्रांसलेट किया था, ठीक है। बस इतने भी अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क करोगे दारा शिकोह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, दारा शिकोह, क्योंकि इन्होंने इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी काम किया। और मजमा उल बहरीन और शिरे अकबर जो है ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका बहुत योगदान है जो हिंदू कल्चर वगैरह है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन वगैरह होते हैं उसको यूरोप में ले जाने में, वेस्ट वगैरह में ले जाने में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी दारा शिकोह जो है ये एल्डेस्ट सन है किसके, भाई शाहजहां के, ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इनको जो ना लिबरल मुस्लिम जो है वो यहां पर कहा जाता था, ठीक है। इनको एक टाइटल भी दिया गया था लिबरल मुस्लिम का। लिबरल मुस्लिम का मतलब टाइटल क्यों दिया गया था, जिसमें यहाँ पर जो कॉमनलिटीज होती हैं हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या क्या चीजें कॉमन है, तो उस चीजों के लिए इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर काम किया था। तो दारा शिकोह जो है उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए तो ये था गाइज आज का हमारा ये पूरा सेशन, ठीक है। और उसमें बाद आप यहाँ पर हमारा डेली न्यूज एनालिसिस जो होता है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है मैंने। 249 का मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन भी रोज यहाँ पर मिलेंगे जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके अलग अलग तरीके की एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर भी अवेलेबल है, जो सुपर करंट अफेयर है उतना पढ़ लोगे तो एग्जामिनेशन में 90% आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एसएसबी का प्रिपरेशन टूल किट जो है वो भी यहाँ पर हमारा रन कर रहा है, ठीक है। WAT वैट की क्लासेस जो है वो आज से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या ऐप डाउनलोड करके चैट के माध्यम से भी अपनी चीजों को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसकी PDF जो है वो मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, इससे पहले की क्लासेस की। तो इस क्लास की भी जो है वो डिफेंस मास्टर जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी PDF वगैरह भी जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था गाइस आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर सही तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।